Welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. My name is शैलेंद्र द्विवेदी. I teach physics. तो बच्चों आज हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 7, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. ठीक है ना. लेक्चर नंबर 7 क्या रहेगा हमारा? ये लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम क्या सीखेंगे? हाँ, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. तो पहले जानेंगे प्रिज्म क्या है. व्हाट इज प्रिज्म? तो हेडिंग बनेगी प्रिज्म. प्रिज्म क्या होता है? ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, होमोजेनियस होता है, मतलब एक ही मटेरियल से बना होता है और ये बाउंडेड रहता है 2 ट्रायंगुलर सरफेस से और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस से. तो देखिए जरा सा मैं दिखा रहा हूँ प्रिज्म को. ठीक है, मैं आपको प्रिज्म दिखा रहा हूँ बना करके. 3D में बनाने की कोशिश करूँगा. ठीक है, तो ये आपका देखो बन गया बढ़िया सा प्रिज्म. बोलो बन गया ना प्रिज्म. हाँ, ऐसे ही होता है प्रिज्म. ग्लास का होता देखा ही आपने. इसका नाम दिया हमने ABC, DEF. ये E है बेटा. ठीक है. जो हमारा ये है रेक्टेंगुलर सरफेस ADBE है ना, ADBE. ये सरफेस और इस साइड सरफेस जो रेक्टेंगुलर है, ये दोनों ऐसे बॉन्डेड रहते हैं. ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे या बनाएंगे इन्हें रिफ्रैक्टिंग सरफेस. और जिस पर प्रिज्म रखा हुआ है जिस सरफेस पे, उसे कहते हैं बेस. क्या कहते हैं? हाँ, तो प्रिज्म एक्चुअल में है क्या? ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि बाउंडेड होता है, बाउंडेड बाय 2 ट्राइएंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस. इससे जो ये रहता है हमारा बाउंडेड रहता है. ठीक है ना. ये प्रिज्म का क्या है? डेफिनेशन है. तो ये आपका है बेस ऑफ प्रिज्म. बेस ऑफ प्रिज्म. और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच जो एंगल होता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म. क्लियर? तो सबसे यही इंपॉर्टेंट चीज है. और जब किसी डायमंड कटर से हम यहाँ से परपेंडिकुलर से कट कर दें और इसका एक बहुत पतला सा थिन ट्रायंगल निकाल लें यहाँ से, है ना, ट्रायंगल, तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म. तो थिन ट्रायंगुलर सरफेस यानी थिन ट्रायंगल प्रिज्म कह लीजिए. आपने इसे कट कर लिया परपेंडिकुलर बिल्कुल. तो जो ABC है ये क्या है आपका? पूरा प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म. ये क्या है? प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म है. और ये है एंगल ऑफ प्रिज्म. और एंगल ऑफ प्रिज्म को हम A से दिखाते हैं. किससे? A से. कैपिटल A से डिनोट करेंगे. तो यहां नोट कर लेना, एंगल ऑफ प्रिज्म इज डिनोटेड बाय कैपिटल A. डिनोटेड बाय कैपिटल A. ठीक है, हम A से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो जो भी ये रिफ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट इसमें एप्लीकेबल हैं. ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम. तो पहला काम करें, प्रिज्म के बारे में इतनी बातें तो कम से कम नोट ही कर लीजिए, है ना. ठीक है, तो ये बन गया है आप लोग का. तो जब हम रिफ्रैक्शन सीखने लगते हैं प्रिज्म से रिफ्रैक्शन, तो होता क्या है कि हम लोग पूरा प्रिज्म 3D में नहीं यूज़ करते, उसका प्रिंसिपल सेक्शन यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें सिंगल लाइट रेज को लेकर के
स्टडी कर रहा है रिफ्रैक्शन का, तो सिंगल लाइट रेज के लिए ये सरफेस सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसलिए हम प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म लेकर के रिफ्रैक्शन का स्टडी करेंगे। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हेडिंग रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो देखो मैं यहां पर बना रहे हैं एक बढ़िया सा प्रिज्म। ठीक है, ये है आपका एक प्रिज्म ABC। यहां हमने एक लाइट रे से स्ट्राइक कराया, ऐसे यहां टकराया, इसका नामकरण भी कर दिया हमने PQ, है ना। तो PQ क्या यहां पे इंसिडेंट रे है। कैसी रे है ये, इंसिडेंट रे, मतलब आपतित होती है, आ रही है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। जहाँ पे टकरा रही है वहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल, है ना। ये क्या है आपका नॉर्मल N। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I। बोलो सही है। जब लाइट रे रेयरर से कहाँ जाती है, डेंसर जाती है, ग्लास डेंसर मीडियम होता है, तो ये हमारा प्रिज्म डेंसर है कि नहीं। तो लाइट रे क्या होती है, बेंड होती है टुवर्ड द नॉर्मल। तो लाइट रे थोड़ी सी क्या होती है, बेंड हो जाती है, यहाँ पे ऐसे निकल जाती है। अब ये मत कहिएगा कि ये पैरेलल हो जाती है, ये मत कहिएगा कभी, ये कहना गलत होता है। कुछ लोग कहते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होती है बेस की, तो हमेशा नहीं होती, कुछ कंडीशन में होता कि पैरेलल होता है। ये व्हाइट लाइट की बात मैं कर रहा हूँ, अभी मैं डिस्पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ टकराई तो इसको हमने कहा पॉइंट R, और यहाँ से भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल N डैश। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल किसी पॉइंट पर मीट करते हैं, इसको हमने कहा पॉइंट O। ठीक है, ये वाला नॉर्मल N और N डैश कहाँ पर मीट करते हैं, दोनों O पे। अब लाइट डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में, तो बेंड होती है अवे फार फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसे हमने कहा RS। ये बिल्कुल बाहर निकल गई है, जिस मीडियम से आई थी, है ना, रिफ्रैक्शन होने के बाद उसी मीडियम में चली गई, फाइनली बाहर हो गई, कह लीजिए उसी मीडियम में। तो ये आपका है इमर्जेंट रे। कौन सा रे है, इमर्जेंट रे। और ये आपका QR रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R कह देते हैं। क्लियर। आपका AB और AC दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। आप दोनों से लाइटें डाल सकते हो, ऐसे डालोगे तो ऐसे जाएगी, ऐसे निकल आएगी। अगर लाइटें को यहाँ से डालना हो तब तो ऐसे जाएगी, इधर बेंड होगी, फिर ऐसे निकल जाएगी। क्लियर ना। दोनों तरफ से आप लाइटें डाल सकते हो। तो इसलिए हम एंगल ऑफ, ये जो एंगल बनता है ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। क्या है, इमर्जेंस, मतलब तरह रिफ्रैक्शन है। लेकिन अगर लाइट इधर से डालते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है ना। तो हम इसे दिखाएंगे I डैश से, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसे हम R डैश कह देंगे। जबकि एक्चुअल में इस रे के रेस्पेक्ट में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, बट सिंबल क्या यूज करेंगे यहाँ के लिए, R डैश, और यहाँ के लिए I डैश। तो I डैश क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना, इमर्जेंस। R डैश क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहाँ पे बन रहा है ये, इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। I और R तो पता ही है, I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब कोई लाइट रे प्रिज्म से पास करती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है, यहां पर भी देखो बेस की तरफ झुक गई है, और ये भी लाइट रे क्या है, बेस की तरफ ही झुक गई है कि नहीं।
बेंड किधर होती है? ऑलवेज बेस की तरफ। तो डायग्राम बनाइए, बना लिए? बोले जल्दी बनाइए डायग्राम। तो डायग्राम बन गया आप लोग का। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखाना है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन, ये लाइटें जा रही थी कैसे? ऐसे। इसका ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन फाइनली निकल कैसे रही है? ऐसे। इस लाइट को जब पीछे की तरफ खींचेंगे, ट्रेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं मीट करेगी। हमने ओ डैश मान लिया। क्या मान लिया? ओ डैश। तो फाइनली जो ये लाइट रे हमारी थी, ये वाली लाइट रे, इतना एंगल क्या हो गई? अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो गई। तो इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या नाम देते हैं? तो आप ये फिगर मेंशन कर लीजिए, एंगल ऑफ डेविएशन। इसी फिगर में मेंशन कर लेंगे और एक लाइन लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। लाइट रे diverts at which angle from its original path that is called to be angle of deviation and it is denoted by delta। ठीक है ना? इतनी बातें नोट कर लीजिए जल्दी से। लाइट रे diverts from its original path, then this angle is called angle of deviation or it is denoted by delta। तो अब क्या कैलकुलेट करना है? इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मटेरियल से ये बना है हमारा प्रिज्म, उसका कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं स्नेल्स लॉ को ज़रूर यूज़ करेंगे, है ना? क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि जहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पर स्नेल्स लॉ वैलिड है। ठीक है, वहाँ पर स्नेल्स लॉ क्या है? वैलिड है। जैसे कि आपका ये हो गया ट्रायंगल हो गया, मतलब ये प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, ये ए बी सी। यहाँ ये क्या है? आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। लाइट रे ऐसे जा रही है, यहाँ पे स्ट्राइक की है ऐसे। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये एंगल आई है, लाइट रे बेंड हुई है ऐसे। ये पॉइंट है, इसका नाम दिया पी क्यू आर। नॉर्मल है ये नॉर्मल आपस में पॉइंट ओ पर मीट करते हैं। ठीक है, लाइट रे क्या होती है? बेंड होती है अवे फार फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल आई डैश, ये आर डैश, ये आर। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इस ओरिजिनल रे का जो पाथ है वो ये है। इसको जब पीछे खींचेंगे तो यहाँ कहीं मिलता है ओ डैश पे, तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। क्लियर? यहाँ पे थोड़ी सी हम ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्नेल्स लॉ पर्याप्त है, बट उसके लिए हमें आई और आर की एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। कब ये हमारा डेल्टा मिनिमम होगा हम उस पर बात करेंगे। तो पहले ध्यान दीजिए, अगर ये आर है तो ये एंगल कितना होगा? आप कहोगे आई माइनस आर, बोलो कहेंगे। और ये आर डैश है तो ये एंगल कितना होगा? आप कहोगे आई डैश माइनस आर डैश, बोलो सही है। अच्छा, जो ट्रायंगल ओ डैश क्यू आर है, इसमें डेल्टा क्या है? एक एक्सटीरियर एंगल है। तो इन ट्रायंगल ओ डैश क्यू आर, डेल्टा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, मतलब आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। बोलो क्लियर है?
यहाँ से आई डैश और आई डैश, भाई ये कैसे हमने लिखा इसको, डेल्टा इक्वल टू, कौन बताएगा इसमें? भाई वन एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर सम के बराबर होता है। ये थ्योरम तो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 10th क्लास में ना, कि वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर ये है और ये दोनों क्या है, इंटीरियर है, जिसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं और अच्छा लगेगा आपको। क्लियर? अब क्या करेंगे, हम आई और आई को एक साथ लिख देंगे, दोनों प्लस में है, तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, इन दोनों में माइनस कॉमन लेकर के आर प्लस आर डैश लिख देंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब जरा ध्यान दो, यहां पे क्या ये 90 डिग्री है, भाई नॉर्मल क्या बना रहा है 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, तो ये 90 ये 90 कितना होगा 180 होगा। तो ये क्वाड्रेटल में क्वाड्रेटल AQOR ये क्वाड्रेटल है। जब ये 90 प्लस ये 90 कितना हुआ 180, तो इसका मतलब ये प्लस ये कितना, ये प्लस ये कितना होगा 180 होगा ना। तो इन क्वाड्रिलेटरल AQOR आप कह सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल O कितना 180 डिग्री कह सकते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2। अब ट्राइंगल OQR को देखिए, इनके तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। इन ट्राइंगल OQR R प्लस R डैश प्लस एंगल O कितना होगा कहोगे 180 होगा। सेकेंड नंबर नहीं, थर्ड नंबर। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन? ज्योमेट्री अप्लाई किया है यहां तक, कोई भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं अप्लाई हुआ है, सिर्फ क्या अप्लाई किया है यहां से यहां तक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री अगर आपको आती है 10th क्लास तक की तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी डेरिवेशन को समझने में। अगर ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होगी तो ज्योमेट्री फिर से सीखिए, है ना। लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, तो जब पॉसिबल नहीं है तो क्या करनी, इसे मान लेंगे हाँ ऐसा है, मान तो सकते हैं ना कि ऐसा है, और पढ़ भी चुके हैं आप इसके पहले भी, हमने ही पढ़ाया है इसी क्लास में। तो जरा ध्यान दो, इसके अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो सेकेंड एंड थर्ड से हम कह सकते हैं क्या, A प्लस एंगल O इक्वल टू R प्लस R डैश प्लस एंगल O। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो A का वैल्यू कितना मिलेगा R प्लस R डैश। इक्वेशन नंबर 4। हमें एंगल ऑफ प्रिज्म कितना मिला R प्लस R डैश। तो इस A की वैल्यू वहां पुट कर दे अगर, कहाँ पे फर्स्ट में, तो एक फार्मूला मिल जाएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस I डैश माइनस A। इसको ट्रांसफर कर दे तो A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस I डैश। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन का जो सम होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट के सम के बराबर होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस I डैश आया, ये कॉन्सेप्ट निकला। डेल्टा हमारा मिनिमम कब होगा, जब ये क्या होंगे आपस में कम से कम होंगे, है ना। तो हम इनको दोनों को लगभग लगभग क्या करेंगे बराबर कर देते हैं। तो मैं इस साइड क्या करूँगा इरेज करूँगा, I इक्वल टू I डैश हो जाए तो R इक्वल टू R डैश अपने आप हो जाएगा, है ना। हाँ ये अपने आप हो जाएगा, लेकिन फर्क क्या है I और I डैश क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो when I is equal to I dash, when I is equal to I dash, then डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा M, M का मतलब मिनिमम। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 5th A प्लस डेल्टा M, और ये बराबर हमने क्या लेट कर लिया I, ये लेट कर लिया। ठीक है, इक्वल टू I प्लस I, कितना I 2I। तो डेल्टा M इक्वल टू यहाँ से आएगा 2I माइनस A।
तो कभी कभी इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और यहाँ से अगर हम आई निकालते हैं तो 2i इक्वल टू आ जाएगा a प्लस डेल एम बाई टू। कितना जाएगा? a प्लस डेल एम बाई टू। इक्वेशन नंबर 6। देन r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? r डैश इज इक्वल टू, यही रहने देते हैं। देन एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा r प्लस r, कितना? 2r, यानी r इक्वल टू a बाई टू। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कितना आ गया आपका? a बाई टू आ गया। किस कंडीशन में? जब i इक्वल टू आई डैश हो तो r अपने आप क्या हो जाएगा? r डैश के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो I और R तो निकाल ही लिया हमने। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, जब स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो म्यू इक्वल टू क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R। इसी में I और R की वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर, इसको ना बनाए, छोटा। हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड R। तो म्यू इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा? साइन A प्लस डेल एम बाई टू, मतलब डेल्टा एम बाई टू, अपॉन साइन A बाई टू। ठीक है, ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जब हमारा डेल्टा एम क्या हो? मिनिमम हो, मतलब I इक्वल टू आई डैश होगा, तभी ये फार्मूला यूज़ करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। ठीक है। ओके, और ये भी फार्मूला का यूज़ अक्सर किया जाता है। आपको एंगल ऑफ प्रिज्म और आई दिया रहेगा, डेल एम पूछ लेगा, तो डायरेक्टली इसमें रख कर क्या आप सॉल्व कर सकते हो। या डेल एम दिया है, ए दिया है, आई पूछ लेगा आपसे। डेल एम दिया है, ए दिया है, आई पूछ लिया, डेल एम आई दिया है, ए पूछ लिया। क्लियर? तो इससे भी सवाल लगते हैं नीट के एग्जाम में। इरेज कर दे साइड। ठीक है, अब जो एंगल ऑफ डेविएशन है किस पे डिपेंड करता है? किन किन फैक्टर्स पे? तो यहां लिखना एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा डिपेंड्स ऑन गिवन फॉलोइंग फैक्टर्स। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस I। दूसरा है एंगल ऑफ प्रिज्म। तीसरा है मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और लास्ट है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, लैम्डा। इन सब पर डिपेंड करता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? तो ये फैक्टर्स आपको पढ़ना ज़रूरी है। डायग्राम को इस साइड हम इरेज कर देते हैं नीचे, और यहाँ से ग्राफ देखेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन और आई के बीच। किसके बीच? ग्राफ डेल्टा वर्सेस आई। ठीक है, तो इधर लेंगे क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस साइड हम लोग लेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब डेल्टा। तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप मिलता है। किस टाइप में? यू शेप ग्राफ, है ना। तो ये मान लो डेल्टा की कुछ वैल्यू है, ये कोई पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और यहाँ भी डेल्टा की कुछ वैल्यू है, ये है आपका आई डैश।
यहाँ पर क्या है कि डेल्टा आई और आई डैश दोनों एक ही है, चाहे हम आई एंगल पे इंसिडेंट कराएं चाहे आई डैश पे, ठीक है ना। डेल्टा सबसे कम इसी एंगल पे होता है, तो डेल्टा एम कहाँ आएगा हमारा, डेल्टा एम आएगा यहाँ पे, ये आपका डेल्टा एम है। क्लियर। तो जब आई और आई डैश के बराबर हो तो डेल्टा क्या होगा, मिनिमम इन डेल्टा एम। तो ग्राफ यू शेप मिलना चाहिए, किस शेप में मिलना चाहिए, यू शेप, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब हम इसे करेंगे इरेज। अब हम बहुत ही जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ये बहुत ही स्मॉल है, जब ये हम आई कम करेंगे तो आई डैश अपना ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, आर और आर डैश भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म वही रहेगा, है ना। तो जब किसी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस से हम लाइट को स्ट्राइक कराएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, है ना। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, यूजिंग स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू आई बाई आर। जब साइन आई बहुत छोटा होगा तो साइन आई अप्रॉक्सीमेटली आई लिखेंगे, साइन आर अप्रॉक्सीमेटली क्या लेंगे, आर लिखेंगे। तो यहाँ से अगर हम आई निकाल लें तो आर प्लस और आर इंटू म्यू बन जाएगा, म्यू मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। जब एंगल ऑफ इमर्जेंस तरफ बढ़ेंगे तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, जब लाइट उधर से भेजेंगे आई डैश बाई आर डैश, तो ये भी अप्रॉक्स आई डैश होगा, ये आर डैश होगा। तो यहाँ से आई डैश अगर निकालेंगे म्यू आर डैश आ जाएगा। अब जो इक्वेशन फर्स्ट बनाए थे हम, उसके सेकेंड बनाए थे, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, यही था ना। कौन सा इक्वेशन था ये, देखो सेकेंड है क्या, इक्वेशन सेकेंड, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, फिफ्थ है, फोर्थ है, श्योर है, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, फिफ्थ। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आई डैश इन इक्वेशन फिफ्थ। तो ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई के प्लेस रखेंगे म्यू आर प्लस म्यू आर डैश, सही है। तो यहां से क्या करेंगे हम, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू म्यू कॉमन लेंगे आर प्लस आर डैश, इक्वेशन नंबर जो भी बना दे इसको, क्या बनेगा, सेवेंथ, कौन सा बनाओगे, सिक्स, सेवेंथ बना दो। और ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश कौन सा इक्वेशन है, ये फोर्थ है, फोर्थ है। तो फोर्थ वाले में जहां आर प्लस आर डैश वहां ए लिख सकते हैं। तो बाई इक्वेशन फोर्थ एंड सेवेंथ, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू म्यू इंटू यहाँ पे ए हो जाएगा, है ना, ट्रांसफर कर देंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो म्यू माइनस 1। ये आपका एक नया फार्मूला बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन, किसके लिए, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ए म्यू माइनस 1। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कई कैलकुलेशन, कई सारे कॉन्सेप्ट निकल के आए, है ना। एरेज कर दिया अब। तो ये था, हाँ, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन सीख लिया, अब इसका डिस्पर्सन सीखना है, व्हाइट लाइट का। क्या सीखना है, डिस्पर्शन।
इरेज कर दिया अब इस साइड पूरा। हाँ, तो यहाँ हम इरेज कर रहे हैं इस साइड को, वो भी इरेज करेंगे, लेकिन पहले आप लोग उसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में। ठीक है, तो डिस्पर्सन क्या होता है? जब कोई वाइट लाइट अपने कंपोनेंट्स कलर विबग्योर में स्प्लिटेड हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? डिस्पर्शन, है ना। तो हेडिंग डाल दीजिए डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट का क्या चलेगा यहाँ पे? डिस्पर्जन। तो आप लिख सकते हैं क्या? द प्रोसेस और फिनोमेना the process or phenomena of splitting, the process of or phenomena of splitting of white light, into इट्स कंपोनेंट्स कलर। ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? विबग्योर। इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर्स, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? विबग्योर। थ्रू अ प्रिज्म, इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक प्रिज्म लगा हुआ है, ठीक है, ये प्रिज्म है ABC, यहां वाइट लाइट ऐसे गई, ये बेंड हुई ऐसे, कितनी लाइट हो गई? 3 3 6, एक और निकाल देते हैं 7। 7 कलर्स लाइट में क्या होती है? स्प्लिट हो जाती है, और ये फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, ऐसे कुछ यूँ ऐसे रिफ्रैक्ट होती है, ऐसे। ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही है हमारा क्या? स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट या डिस्पर्शन। तो ये है आपका डिस्पर्शन। अब इसका जो मेन कॉज है ना डिस्पर्शन का, इन सभी लाइट्स का जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग होता है। वायलेट का अलग, इंडिगो का अलग, ब्लू का अलग, रेड का सबसे ज़्यादा, वायलेट का सबसे कम। तो डिफरेंट वेवलेंथ होने के कारण इसमें जो डेविएशन आता है वो अलग अलग आता है। ऐसा क्यों? एक साइंटिस्ट थे कॉची, है ना, कुछ लोग कॉसी भी पढ़ते हैं, तो पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे उसके आगे, अकॉर्डिंग टू कॉची रिलेशन, अकॉर्डिंग टू CAUCHY कॉची रिलेशन। कॉची का एक रिलेशन आया था सामने, उन्होंने कहा था किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है a+b/λ² + c/λ⁴, वेयर ABC आर कांस्टेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। ABC आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? यहाँ से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है आपको। कांस्टेंट की वैल्यू ABC की वैल्यू दिया रहेगा, लैम्डा आपको यूज़ करना पड़ेगा। किस लाइट का वेवलेंथ, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का हम लोग निकालते हैं जब उस पर लाइट किस वेवलेंथ की आ रही है, ठीक है ना। तो उस सभी कलर्स के लिए ABC की वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है।
कांस्टेंट की वैल्यू दिया रहेगा, म्यू आपसे पूछेगा। तो कॉची रिलेशन इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसे एक्सप्लेन करते हैं। बट यहाँ पे इस रिलेशन का जो यूज़ है वो सिर्फ इतना है कि हम ये समझना चाहते हैं कि ये अलग क्यों होते हैं, ये सभी कलर्स, है ना, स्प्लिटेड क्यों होता है। तो हमने कहा कि उसका रीज़न है वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ होने से क्या डिफरेंस पड़ता है? अगर वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उसके लिए कम होगा, और वेवलेंथ कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो वेवलेंथ किसका ज़्यादा है? रेड का ज़्यादा है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए क्या होगा, कम होगा। भाई यूनिवर्सली है ना, देख कर नहीं लग रहा है। इसका मतलब यहाँ से इंडिकेट करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिवर्सली किसके है, वेवलेंथ के। अगर मैं कहूँ कि वेवलेंथ रेड कलर के लिए ज़्यादा है किससे, वायलेट कलर के लिए, है ना, तो आप क्या कहोगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, म्यू आर कम होगा किससे, म्यू वी से। क्लियर? और आपने ये भी देखा कि जो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है किस पर डिपेंड करता है, म्यू पे, ए पे, आई पर और लेमडा पे, है ना। तो अगर म्यू पे डिपेंड करता है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली लेमडा पे तो डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो म्यू यूनिवर्सली डिपेंड करता है लेमडा पे, तो कहीं ना कहीं हमारा म्यू अगर डिपेंड करता है, म्यू पे कौन डिपेंड है, डेल्टा। तो डेल्टा आर क्या होगा, लेस होगा डेल्टा वी सी। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन किसका सबसे कम होगा, रेड कलर का, और वायलेट कलर का सबसे ज़्यादा होगा। बोलो क्लियर हुआ? तो ये है कॉज ऑफ डिस्पर्शन। ये क्या है? हाँ, कॉची रिलेशन से हम लोग क्या बताते हैं, कॉज ऑफ डिस्पर्शन क्यों होता है, तो डिफरेंट कलर का जो वेवलेंथ और डिफरेंट होता है वही मेन कॉज है हमारा डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। क्लियर? तो रेड कलर का डेविएशन सबसे कम, इसका सबसे ज़्यादा, तो इस हिसाब से सबका डिफरेंट होगा तो ये अलग अलग दिखाई देने लगती हैं, है ना। तो यही रीज़न है, आपको ये नीट एग्जाम में पूछता भी है, कॉची रिलेशन भी। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम। इसमें अब हेडिंग रहेगा एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर। एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, ये दोनों हेडिंग एक साथ रहेंगी। तो पहले हम सीखेंगे एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है। तो एंगुलर डिस्पर्शन अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है कि एंगुलर डिस्पर्शन क्या है। एंगुलर डिस्पर्शन मतलब जो डिस्पर्शन यहाँ कहानी हो रही है उसमें कोई एंगल बन रहा हो। तो एंगल किसकी बात, ये बीच लिया जाएगा, जो सबसे नीचे है, जो सबसे ऊपर है। मतलब वायलेट कलर और रेड कलर के बीच में ही पूरा डिस्पर्शन हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो इन्हीं के बीच का जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, एंगुलर डिस्पर्शन। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द एंगल बिटवीन रेड कलर एंड वायलेट कलर, रेड कलर एंड वायलेट कलर, रेड कलर एंड वायलेट कलर लिखा, ऑफ लाइट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। It is denoted by थीटा। देखिए ये वाइट लाइट, रेड ऊपर सबसे है, वायलेट नीचे है, इन दोनों के बीच में सारी कलर्स की लाइट आएंगी। ये क्या है, वायलेट, ये है रेड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे,
वाइट लाइट को हम एक्सटेंड करेंगे आगे तरफ, रेड को भी पीछे एक्सटेंड करेंगे, वायलेट को भी पीछे एक्सटेंड करेंगे। क्लियर? तो ये जो एंगल बन रहा है ये वायलेट बना रहा है, इसे कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर। और ये जो एंगल बन रहा है वो है डेल्टा आर, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। एक मिनट, थोड़ा सा ये यहाँ ठीक है, अब सही है ना? तो ये आपका ये है। तो जो ये एंगल बन रहा है यही है एंगुलर डिस्पर्सन। तो आप उसमें लिखे होंगे ना एंगुलर डिस्पर्सन कॉल्ड, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इसे हम थीटा से नोट करेंगे, किससे? थीटा। और थीटा निकाल सकते हैं डेल्टा वी से, डेल्टा आर माइनस कर दें, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इक्वेशन नंबर 1। डायग्राम बना लीजिए आप सभी। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर क्या है? यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्शन है। हम डेल्टा वी और डेल्टा आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम ये मान चल रहे थे ये एंगल ऑफ वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यूजिंग डेल्टा इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म म्यू माइनस 1, ये यूज कर लेंगे। पढ़ा है ना अभी जस्ट? तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा बच्चों? ए म्यू वी माइनस 1 एंड डेल्टा आर कितना हो जाएगा? ए म्यू आर माइनस 1। इन दोनों की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? फर्स्ट में, है ना? सो बाय इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे और थीटा निकाल लेंगे हम लोग। ए म्यू वी माइनस 1 माइनस ए म्यू आर माइनस 1। इन दोनों में ए कॉमन ले लेंगे, म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल। तो एंगुलर डिस्पर्सन कितना आएगा? ए ब्रैकेट में म्यू वी माइनस म्यू आर। ये है एंगुलर डिस्पर्सन का फार्मूला, इक्वेशन नंबर 2। तो जल्दी से इसको नोट करिए और अब हम डिस्पर्सिव पावर की बात करेंगे, ठीक है? कोई आपसे पूछे इसमें कि इसमें 7 कलर्स में सबसे बीच में कौन कलर्स है, मतलब मीन कलर कौन सी है? मीन कलर की लाइट येलो। क्यों है येलो लाइट? क्योंकि अगर जब सभी हम लाइट का वेवलेंथ का एवरेज लेंगे तो वो येलो के बराबर आता है अप्रॉक्स। क्या आता है? हाँ, येलो के बराबर आता है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? मीन कलर की लाइट, ठीक है ना? तो जब इसी एंगुलर डिस्पर्सन में हम मीन कलर की लाइट का जो डेविएशन है डेल्टा, उससे डिवाइड कर दें इसमें, तो हम कहेंगे इसका डिस्पर्सिव पावर, ठीक है ना? तो यहाँ तक नोट कर लिया है, सेकंड तक। पैराग्राफ सेंस के लिखेंगे द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन लिखा, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर मीन लाइट, फॉर मीन लाइट, ब्रैकेट लिखना येलो लाइट, ब्रैकेट के लिखोगे येलो लाइट, इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर, इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर, ठीक है? तो डिस्पर्सिव पावर को डिनोट करते हैं, लिखना इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। किससे डिनोट करेंगे? ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई डेल्टा वाई, इक्वेशन नंबर 3।
ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई डेल्टा वाई, इक्वेशन नंबर 3। अब फिर से यूजिंग डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, तो यहाँ डेल्टा वाई अगर निकालेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म म्यू वाई माइनस 1, इक्वेशन इसको ना बनाए हम और बना ही देते हैं 4th। क्या करेंगे, डेल्टा वाई और थीटा की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, 3rd में। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा एंड डेल्टा वाई इन इक्वेशन 2nd, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा एंड डेल्टा वाई इन इक्वेशन 3rd। तो ओमेगा मिलेगा ए म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ए म्यू वाई माइनस 1, ए से मर गया, ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये मिलेगा क्या आपको, डिस्पर्सिव पावर का मेन फार्मूला, ठीक है ना। वह किस में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में है, ठीक है। कभी कभी ये बेटा आपको येलो कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया रहेगा, किसके लिए, येलो कलर के लिए। तो हम कभी नोट डाल देते हैं और उसमें भी लिख लेते हैं फॉर येलो लाइट मतलब मीन लाइट। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी निकालेंगे तो वायलेट और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और एंगल ऑफ डेविएशन जब भी निकालेंगे तो डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये नोट में आप लोग कहीं नोट कर लेना। अगर आपको कहीं म्यू वाई ना दिया हो तो दोनों को जोड़ करके म्यू वाई निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्लियर, नोट कर लीजिए। तो ये था प्रिज्म की कहानी और यहाँ पे समाप्त होती है। और अब थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि स्कैटरिंग क्या होती है ना, और रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ह्यूमन आई क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो बात करें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आप सब जानते हैं, है ना। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल बहुत सारे हैं। तो ये क्या करते हैं, जो सन से लाइट आती है ये एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एक पार्टिकल एक लाइट को अगर भी एब्जॉर्ब करता तो बहुत ही बड़ी बात हुई। एब्जॉर्ब करके उसे फिर से री रेडिएट कर देते हैं। क्या करते हैं, री रेडिएट कर देते हैं। अब आपको पता है कि स्कैटरिंग जब री रेडिएट करेंगे तो वहाँ डिस्पर्सन भी होता है। क्या होता है, हाँ डिस्पर्सन होता है। और जब डिस्पर्सन होगा तो हमें वो लाइट कलर ज़्यादा दिखाई पड़ेगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक है ना। तो इस बात को रेले ने कहा, किसने, रेले, RAYLIGH, रेले के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा स्कैटरिंग इंटेंसिटी ऑफ scattered light is inversely proportional to 4th power of wavelength। ये है रेलेस लॉ, ये रेले का क्या है, लॉ है। मतलब वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, और जिसकी मिनिमम होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। रेलेस लॉ के अकॉर्डिंग ये है। इसीलिए हमें इसके एग्जांपल्स में क्या हम लोग देते हैं, स्काई अपीयर्स ब्लू, है ना।
और ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज, है ना, सनसेट और सनराइज दौरान क्या होता है, हमें रेडिशनेस दिखाई पड़ता है। सन क्यों, और दिन में वाइट दिखाई पड़ता है, बिकॉज रेड कलर का जो होता है वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो उसका स्कैटरिंग नहीं हो पाता, तो वो एक जगह पे ही दिखाई पड़ता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे वो और रेडिएशन निकलेगा तो क्या होगा, रेड कलर का नहीं बल्कि जो कलर ज़्यादा है उसका रेडिएशन होता है, जैसे कि ब्लू कलर का। ठीक है, तो यही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बाद इसमें एक फिनोमेना है रेनबो। क्या, रेनबो। रेनबो दो तरह से बनता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी रेनबो। इरेज कर दीजिए बेटा। हाँ, तो स्कैटरिंग बारे में आप एग्जांपल पढ़ लेना, ठीक है, बुक से, क्योंकि इस पर एक एप्लीकेशन पूछता है, कभी कभी कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया है ना, नीट वगैरह में भी। जैसे नीला क्यों दिखाई पड़ता है आसमान, तो स्कैटरिंग कारण है ना, ब्लू क्यों दिखाई पड़ता है, तो वो है स्कैटरिंग। अब रेनबो की बात करें, रेनबो, रेनबो को हिंदी में कहते हैं इंद्रधनुष। तो ये दो बनता है, एक प्राइमरी बनता है और दूसरा बनता है सेकेंडरी। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और इसकी इंटेंसिटी मिनिमम होती है। तो हमें दिखाई कौन पड़ता है, प्राइमरी वाला, ये दिखाई नहीं पड़ता। क्लियर है? ओके। जैसे मान लो कि आपके बारिश के बाद आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, ड्रॉपलेट्स हैं। क्या है, ड्रॉपलेट्स, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं। तो मैं सिंगल ड्रॉपलेट्स को दिखा रहा हूँ। यहाँ से जो लाइट आती है रेनबो के फॉर्मेशन में, पहले लाइट, वाइट लाइट ऐसे आई, तो ये 7 कलर्स में क्या होती है, टूट जाती है। तो पहला यहाँ पे होता है डिस्पर्शन होता है। तो हमने एक दिखाया रेड, एक दिखाया वायलेट। ये वायलेट है और ये रेड है। तो यहाँ पे होता है पहले डिस्पर्शन। क्या होता है, डिस्पर्शन। फिर यहाँ जो होगा रेड कलर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा रेड कलर, ऐसे। यहाँ पे कर दिया है TIR। क्या हो जाता है, TIR, हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर यहाँ होता है TIR और उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जर्वर कोई है। क्या है, ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, देख रहा है ऊपर से, तो उसके आई से हॉरिजॉन्टल लेवल से ये रेड कलर आई पर जब पहुंच रही है, ये एक मिनट, ये कौन सी कलर, रेड, तो उसे रेड सबसे ऊपर दिखाई पड़ती है। क्लियर? और वायलेट क्या होती है, सबसे नीचे दिखाई पड़ती है। तो यहाँ क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो डिस्पर्शन, TIR और रिफ्रैक्शन, यही 3 फिनोमेना होता है और इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और ये बनता है आपका 41 डिग्री पे, कौन, वायलेट, और ये बनता है 43 डिग्री बनाता है हॉरिजॉन्टल लेवल से। ठीक है ना, सिंगल लाइट रेज इतने एंगल बनाते हैं। यही है हमारा रेनबो का फॉर्मेशन। इसके ऊपर जो होता है हमारा वो सेकेंडरी होता है, मतलब हमें उस जो इंद्रधनुष बनता है उसके जस्ट पीछे हमको वो सेकेंडरी होता है, तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। क्लियर ना? तो जो प्राइमरी वाला होता है उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, मतलब इसके ऊपर बनता है तो वो दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक सिंगल ड्रॉपलेट से हम लोग समझ लेते हैं। तो ऐसे ही बनता है रेनबो का फॉर्मेशन। तो डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये 3 फिनोमेना होती हैं एक साथ, जिससे हमें क्या होता है, एक किसी पर्टिकुलर रीजन पे क्या होता है, बड़ा सा क्या कहते हैं, एक जहाँ तक ड्रॉपलेट्स होते हैं, जहाँ जहाँ होते हैं बस वही चीज़ हमें दिखाई पड़ता है। जहाँ ड्रॉपलेट्स नहीं होते वहाँ पे ये अपीयर नहीं होता, इसलिए कुछ जगह पे ऐसे बना हुआ है, मतलब वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, ड्रॉपलेट ज़्यादा है, तो वो वही रीजन में सिर्फ ड्रॉपलेट्स ऐसा शो कर रहे हैं फिनोमेना। क्लियर है? तो ये है डिस्पर्शन और TIR और रिफ्रैक्शन के बेस पर रेनबो का फॉर्मेशन। तो 2 तरह से होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया, डायग्राम बन गया। इरेज करें इसको। थोड़ा सा हम ह्यूमन आई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये रेनबो का फॉर्मेशन हो गया, इसे बाकी डिटेल में आप बुक से पढ़ सकते हो।
बहुत ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, सब रटने की चीज़ है टोटली मैक्सिमम इसमें, और बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? सवाल। जैसे सवाल पूछ सकता है आपसे आई डिफेक्ट से। किससे? आई डिफेक्ट से। इसका नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट किसके लिए? नॉर्मल आई के लिए। और फार पॉइंट। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आई डिफेक्ट कितने होते हैं? वैसे होते बहुत सारे हैं, लेकिन हम मेनली दो ही पढ़ेंगे, एक मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। मायोपिया MYO होता है ना, PIE ना, मायोपिया। और दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। इसे हम कहते हैं नियर साइटेडनेस, शॉर्ट में नियर साइटेडनेस, और इसे फार साइटेडनेस। ये कैसे होता है? आपका बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे ह्यूमन आई के बारे में। आई बॉल होता है, जब इसका आई बॉल का डायमीटर बढ़ जाता है तो इमेज रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पहले बन जाती है, ठीक है ना। तो इसको करेक्शन करने के लिए, किसके लिए? करेक्शन, हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया है मतलब इसका डायमीटर थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे। और इसका जो करेक्शन होता है, करेक्शन, इसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। क्लियर? कौन सा लेंस यूज करेंगे? जब इसके न्यूमेरिकल बनेंगे आपको, तो आपको नियर पॉइंट फार पॉइंट दिया रहेगा इन दोनों के लिए। डिफेक्ट के लिए नियर पॉइंट कुछ होगा और फार पॉइंट कुछ होगा, जो भी डिफेक्ट्स होंगे। इसका नीचे नियर पॉइंट होगा, इसका फार पॉइंट होगा, या इसका नियर पॉइंट, इसका फार पॉइंट, कुछ न कुछ दिया रहेगा। लेकिन जब बात करेंगे नॉर्मल आई, किसके लिए? नॉर्मल आई, तो नियर पॉइंट कितना होता है? हमारा होता है 25 सेंटीमीटर, और ये कितना होता है हमारा? इन्फिनिटी। इसे हम लोग कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे हम लोग विदाउट स्ट्रेन या स्ट्रेस के हम लोग क्लियरली पढ़ सकते हैं, तो इसलिए इसे नियर पॉइंट कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इसका जो सिंबल होता है कैपिटल डी, और इसे 25 सेंटीमीटर के बराबर रखते हैं। कितना? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन कितना होता है? डी, सिंबल डी है, और ये 25 सेंटीमीटर पे होता है, ठीक है। और इन दोनों में जो न्यूमेरिकल्स आएगा वो लेंस फार्मूला पर ही सॉल्व होता है। किस पर? लेंस फार्मूला पे 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है ना। आपको इमेज दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहेगा, फोकल लेंथ निकालना पड़ता है, कौन सा लेंस यूज करेंगे कि हमारा ये डिफेक्ट ठीक हो जाए, है ना। कितना फोकल लेंथ का लेंस यूज किया जाए गॉगल्स में लगाने के लिए, है ना। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, और नियर पॉइंट आपको याद रखनी होती है। इसे एटलीस्ट डिस्टेंस डिस्टेंट डिवीजन डी, कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है नॉर्मल आई के लिए। जब डिफेक्ट रहेगा तो कुछ यही फार पॉइंट और नियर पॉइंट चेंज हो जाते हैं। क्लियर? हो सकता है कि मायोपिया के लिए नियर पॉइंट कितना हो जाए? 15 सेंटीमीटर हो जाए, है कि नहीं। और इसके लिए फार पॉइंट जो है हमारा इन्फिनिटी की बजाय और कम हो जाए, इसका नियर पॉइंट थोड़ा और बढ़ जाए, है कि नहीं। तो ये चीज़ें आई डिफेक्ट से चेंज होती रहती हैं। क्लियर? तो इसके बारे में सेल्फ रीड कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन एक खुद उठा के दे देता है, बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करता। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसको रीड कर लेंगे ना, रेनबो, ह्यूमन आई अच्छे से रीड करके नोट्स बना लेना, ठीक है। ये हमने शॉर्ट नोट आपको समझा दिया है कि हाँ ये सब चीज़ें हैं। ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सिलेरी मसल, रेटिना, है ना, और क्या कहते हैं आइरिस, प्यूपिल, तो तमाम तरह के पार्ट्स होते हैं। तो आप स्ट्रक्चर बना करके उसे जो है अपने से रीड करिएगा सेल्फ, ठीक है। वैसे ही बायोलॉजी वाले बच्चे पढ़ते ही हैं खुद से उसको। तो ये जो मेन फंक्शन हमारा है आई लेंस, तो हमारा जो आई में लेंस होता है, इसमें जो लेंस होता है लेंस वो कौन सा होता है? ये बाई कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स। और इमेज कहाँ बनाता है? ये
ये याद रखना रेटिना बनाता है। और कैसा होता है ये? रियल इन्वर्टेड होता है। और अपीयर कैसा होगा? अपीयर हमारा होता है इरेक्ट। कैसा? इरेक्ट, मतलब सीधा ब्रेन पे हमें जो है सेंसेशन क्या प्रोड्यूस करता है? इरेक्ट, सीधा प्रोड्यूस करता है। तो आई हमारा क्या है? एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस है ये, जिससे इमेज कहाँ बनता है? रेटिना बनता है। क्लियर? अगर नॉर्मल आई है तो ठीक है। और वो कैसा होगा? रियल इन्वर्टेड होगा, लेकिन ब्रेन पे कैसा सेंसेशन देता है वो? इरेक्ट, सीधा। तो हमें चीज़ें सीधे दिखाई देने लगती हैं। ठीक है ना? तो यही सब सारी बातें आपको बुक से रीड करनी है, पढ़नी है अच्छे से। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या हम लोग? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में। तो आज से इस लेक्चर में इतना ही। पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।